बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे। देखिए, पार्ट 4। पार्ट का नाम है परनिंदा। परनिंदा मतलब होता है किसी की बुराई, पीठ पीछे उसकी बुराई करना और मज़ा लेना। ठीक है, तो हिंदी में परनिंदा पर बहुत ज़्यादा व्यंग लिखे गए हैं। तो आइए उसी में से एक कहानी आज हम लोग भी पढ़ते हैं और थोड़ा सा हंसते हैं, मज़ा लेते हैं। हाँ, देखिए, तो हम पढ़ते हैं। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। जैसे आप लोग अलंकार पढ़ते हो, छंद पढ़ते हो, तो उसी तरह रस भी हिंदी में है। आप लोग हाई स्कूल में जब जाएंगे बड़े, अब तो फिर रस के बारे में पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे। तो रसों की संख्या बच्चों 9 होती है। ठीक है, और उसका स्थायी भाव भी होता है। तो चलिए, जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप लोग जानेंगे। ठीक, तो वे लोग जो साहित्य लिखने वाले हैं, साहित्य शास्त्री, जो कि गद्य पद्य लिखते हैं। ठीक, तो इन्होंने रसों की संख्या 10 मान ली। क्यों? क्योंकि एक को ये इसको भी, परनिंदा को भी, एक निंदा को भी ये लोग एक रस मान लिए कि इस रस में भी बहुत मज़ा है। तो साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। समय बदल गया है, पुरानी मान्यताएं आउट ऑफ डेट होती जा रही हैं। साहित्य के एक विद्यार्थी से जब पूछा गया, तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है, उसने उत्तर दिया, गन्ने का रस। अध्यापक महोदय साहित्य में नए रस का नाम सुनकर चुप हो गए। तो बच्चे से पूछा तो उसने बोल दिया गन्ने का रस, इसलिए टीचर चुप हो गया। इसलिए इसी प्रकार यदि मुझसे पूछा जाए कि कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है, तो मैं कहूँगा निंदा रस। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो ये बच्चा इतनी ऊंची पकड़ नहीं पकड़ पाया था, तो उसने गन्ने का रस बता दिया। और लेखक जो है वो कह रहे हैं, लेखक के पड़ोसी, वो निंदा रस के बारे में। सच पूछिए, अपना तो यह हाल है कि चाय न मिले, भोजन न मिले, सोने को न मिले, कोई नुकसान नहीं है। किंतु यदि दूसरे की निंदा करने का अवसर प्राप्त न हो, तो हमारा जीवन क्या है, वीरान हो जाता है। एकदम जीवन में सन्नाटा हो जाता है, सुनापन आ जाता है। महंगाई के इस ज़माने में एक सबसे सस्ता सरल मनोरंजन का कोई साधन बचा है तो वह है परनिंदा। न इसमें इलेक्ट्रिक बिल लगनी है, न रिचार्ज कराना है टीवी, और न बैठ के अपना है। इसके लिए न किसी ऑडिटोरियम की आवश्यकता है और न उपकरणों की, न निमंत्रण पत्र छपवाने का झंझट, न सभा सोसाइटी बनाकर चुनाव कराने की किल्लत, न मासिक चंदा। मतलब किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस इसके लिए क्या चाहिए, एक वक्ता चाहिए, एक श्रोता चाहिए। ठीक है, हम एक बोलने वाला और एक सुनने वाला, कम से कम श्रोता अवश्य चाहिए। और आप निंदा रस का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ताश के पत्ते नहीं तो आप ताश नहीं खेल सकते, कैरम बोर्ड ना हो तो आप कैरम नहीं खेल सकते, पर निंदा खेल में ऐसी कोई बाधा नहीं है। मतलब इसमें किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। बस एक बोलने वाला रहे और 2-4 सुनने वाले रहें, तो आपका समझ लीजिए परनिंदा रस का व्याख्यान शुरू हो जाएगा। खेल में राजा और अंक का भेद नहीं माना जाता। परनिंदा का खेल सभी को अच्छा लगता है। परनिंदा मीठी रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी। सुनने वाला भी मग्न है, निंदक भी रसलीन है। मतलब दोनों मज़ा लेते हैं, जो बोल बताता है, परनिंदा करता है वो, और जो सुनता है वो भी। निंदा रस के उद्गम तथा विकास पर कोई शोध ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आया। सुना है हाल ही में किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में निंदा रस शीर्षक से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रूपरेखा में वैदिक काल से इसकी परंपरा का संकेत मिला है। कबीरदास, जो सैकड़ों वर्ष पुराने कवि हैं, संत थे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी किसी निंदक के सताए हुए थे। देखिए, उन्होंने लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, तिनका कबहू न निंदिए जो पायंतर होय, कबहू ओढ़ी आँखिन परे पीर घरेरी होय। तो देखिए, कबीरदास ने क्या कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यानी कि जो निंदक हैं उनको अपने आंगन में ही उनकी कुटी छवा देनी चाहिए, जिससे वो भी उसमें आराम से रहें। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, और बिना पानी और बिना साबुन के हमारा स्वभाव जो है बहुत ही निर्मल कर देते हैं, बहुत ही अच्छा कर देते हैं। तिनका कबहू न निंदिए, तिनका मतलब जो घास का टुकड़ा होता है छोटा सा, ठीक है, उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पायंतर है, जो कि हमारे पैरों पर हमेशा रहता है,
कबहू उड़ आँखिन परे पीर घरेवी हुए। लेकिन अगर ये कभी बाई चांस अगर उड़ के और आँखों में पड़ जाता है तो बहुत अधिक कष्ट देता है। तो आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी तो महात्मा थे, यदि उनका सिद्धांत सब मानते तो निंदा पीछे पीछे न की जाती। सच पूछा जाए तो निंदा का आनंद परोक्ष में ही होता है, प्रत्यक्ष में नहीं। परोक्ष मतलब पीठ पीछे, ठीक है। कोई भी निंदक को सादर आमंत्रित करके यह नहीं चाहेगा कि निंदक द्वारा निंदा सुनकर वो अपने मन को निर्मल करे। कबीरदास जी तो तिनके की निंदा करने को भी बुरा समझते हैं, किंतु आजकल निंदा के क्षेत्र में नए चित्त छुए जा रहे हैं। निंदा करने में लोग अपने डैडी जी को भी नहीं छोड़ते। गुरु जी तो किसी गिनती में ही नहीं रहे। एक विद्यार्थी से जब परीक्षा में फेल होने का कारण पूछा गया तो वह बोला, हम तो अपने डैडी की लापरवाही के कारण फेल हो गए। हमने पूछा वो कैसे? उसने बताया, हम तो परीक्षा दे आए, बाद में डैडी को परीक्षकों के पास जाकर हमारे अंक बढ़वाने थे, ये उन्होंने नहीं किया। इसी का नतीजा यह है कि हम फेल हो गए। जिम्मेदार डैडी हुए ना, हम उनकी मुँह की तरफ देखते रहे। एक घर में सास दिन भर के लिए कहीं गई हुई थी। पड़ोसिन को उसके घर से कुछ लेना था। सास कभी किसी को कुछ दिया नहीं करती थी। पड़ोसिन चतुर थी, उसने सास की निंदा करना प्रारंभ किया। बहू ऐसी रसमग्न हुई कि उसे चीज़ ही नहीं दी, बल्कि अपनी ओर से उसे अनेक उपहार भी दिए और शाम तक बिना कुछ खाए उस पड़ोसिन से सास की बुराई सुनती रही। हमारे पड़ोसी भी मज़ेदार व्यक्ति हैं, उन्हें अपने सदैव परनिंदा में लिख पाएंगे। आप सदैव परनिंदा में लिख पाएंगे पड़ोसी को। यदि परनिंदा में कोई विश्व प्रतियोगिता होती तो वे कई पुरस्कार प्राप्त करते। किसी की प्रशंसा सुनना वे पाप समझते हैं। आप किसी की तारीफ करें तो वे तुरंत कहेंगे, अजी आज 4 पैसे हो गए। बाबूजी भूखों मरते थे। कई बार तो उनकी माँ हमारे घर से आटा मांग कर ले गए। इनकी बहन की बारात में बड़े फजीते पड़ जाते अगर हमारे डैडी उन्हें रुपये उधार न देते। एक दिन मैं और वे एक कवि सम्मेलन में गए। उन्होंने कई कवियों के मुंह पर उनकी प्रशंसा की। लौटते में उन्होंने सभी कवियों का अभिनंदन करना शुरू किया। उनकी दृष्टि में कोई बनता बहुत था। किसी की आवाज़ रैंकने जैसी थी, किसी की सूरत पर 12 बज रहे थे, किसी ने किसी दूसरे कवि के भावों का अपहरण किया था। बहरहाल उन्होंने जमकर सबकी निंदा की। मैं अनुभव कर रहा था कि जिस समय वे निंदा करने में मग्न थे, उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था मानो बड़ी रकम की लॉटरी उनके नाम से निकल आई है। उनकी बैठक एक प्रकार से परनिंदा भवन थी। बैठक ड्राइंग रूम जिसको कहा जाता है। शाम को अन्य निवेदक भी वहाँ पधारते। एक संगीत समारोह के संयोजक उनकी बैठक में आए। मैं भी उस दिन वहीं था। वे संयोजक से बोले, भाई इस संसार में संयोजक दुर्लभ हैं। धन्य है आप दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। आज जबकि व्यक्ति अपने ही में सिमटता जा रहा है, आप एक अपवाद स्वरूप ही कहे जाएंगे। मैं अवश्य हाजिर हूँगा। और मेरे लायक कोई सेवा बताइए। उन्होंने चाय पिलाई। जो ही वे बैठक से बाहर निकले फिर क्या था, कहने लगे, धंधा बना रखा है लोगों ने। ये संगीत के नाम पर सारे गामा भी नहीं जानते, लेकिन जल्दी ये संयोजक बनकर न कभी चंदे का हिसाब देते हैं। आज उन्होंने तो इस कर्मों से अपनी हैसियत बनाई है। मैंने उनको टोका भी, भाई साहब उनके सामने तो आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे और उनके जाते ही उन पर पिल पड़े, मतलब टूट पड़े। उन्होंने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, यार बुराई करने का मज़ा ही तो पीठ पीछे ही है, सामने तो मूर्ख कहते हैं और हमारे कहने से क्या होता है, लोग मौज उड़ाएंगे और हम जवान से भी न कहें। मैंने यह अनुभव किया कि वे जब किसी की निंदा करते हैं तो तटस्थ भाव से करते हैं। आवश्यक नहीं कि जिसकी वे बुराई कर रहे हैं उससे वे नाराज़ हों। उनकी तो बुराई करने की आदत पड़ गई है। किसी का दुख दिखाना उनका उद्देश्य नहीं है। कई बार वे अपनी इस आदत के कारण परेशानी में भी पड़ चुके हैं। अपने पड़ोस में रहने वाली एक प्रौढ़ बुआ जी के बारे में उन्होंने ऐसे ही कुछ कह दिया। वे घर पर चढ़ाई और लगी इन्हें को धमकाने। काफ़ी आदमी भी जुड़ गए जिनसे उन्होंने बुआ जी की बुराई की थी, वे भी साक्षी के रूप में उपस्थित थे। भाईजान रंगे हाथों पकड़े गए थे। बचते तो बचते कैसे? बड़ी मुश्किल से लोगों ने माफ़ी मंगवा कर उनका खून छुड़वाया। कुछ दिनों तक सावधानी बरती, फिर वही रफ्तार। एक दिन ऐसा हुआ कि वे सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे। वे इनसे कितनी बेगार कराती हैं, उनका कैसा चिड़चिड़ा स्वभाव है, कैसी लोभी नहा दिया। किसी ने सही कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बैठक में सभी प्रकार के लोग जमते हैं। किसी ने उनकी श्रीमती से सब बातें कह दी। सुबह मेरे घर आए और परेशानी की हालत में बोले, भाई क्या बताऊँ, ऐसी बुरी लत पड़ गई है। मैंने मजाक में अपनी सास के बारे में कुछ कह दिया था।
किसी भिड़ाने वाले ने और नमक मिर्च लगाकर श्रीमती जी से कह दिया है। कल दिन भर घर में खाना नहीं बना और शाम को उन्होंने सब सामान भी पैक कर लिया है और मायके जाने की तैयारी कर रही हैं। भाई तुम ही चलो, कुछ हो सके तो इस मामले को समाप्त कराओ। मैंने कहा यार आज पहली बार है, क्यों नहीं अपनी ज़बान पर काबू रखते हैं। मन बहलाने के और भी अनेक साधन हैं। क्या दूसरों की निंदा करने के अतिरिक्त तुम्हारा मनोरंजन और किसी साधन से नहीं हो सकता। भाई मर्द का कोई मामला होता तो मैं चल चलता, मियाँ बीवी के झगड़े में पड़ूँ, इतने बाल मेरे सिर में नहीं है। बहुत मिन्नत करने पर मैं उनके साथ चला। श्रीमती जी के चेहरे पर ऐसी लाली थी जैसे कि जेठ मास की दोपहर में सूर्य की होती है। मैंने कहा भाभी जी नमस्ते। इन्होंने बहुत ही औपचारिक रूप से नमस्ते कहा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, समझ में नहीं आता था कि बातचीत किस ढंग से शुरू की जाए। खैर साहब, किसी प्रकार मैंने साहस करके बातचीत प्रारंभ की। वे तो भरी हुई बैठी थी, उबल पड़े। अब तक तो बाहर वालों की ही निंदा किया करते थे, अब घर वालों का भी नंबर आ गया। क्यों कोई अपने माँ बाप की बुराई सुनेगा, और वह भी बिना किसी कारण के। भाई साहब नित्य ही निंदा करने के कारण इनकी दुर्गति होती है, और ये है कि इस आदत से को नहीं छोड़ते। अब तो पड़ोसियों ने बोलचाल बंद कर रखी है, जिसकी देखो बुराई। मेरे बहुत समझाने बुझाने पर उनका गुस्सा उतरा। उन्होंने श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा की कि वे किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे शीघ्र किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि वे निंदा के ही रसराज को ही रसराज मानते हैं। तो देखिए ये लेखक थे और उनके एक मित्र थे, तो ये निंदा के बारे में है और निंदा रस के बारे में इतना सारा लेखक ने हमें जानकारी दिया। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपका रीडिंग कर लिया गया, मतलब पूरा हुआ। अब इसका जो अभ्यास कार्य है उसको देखिए। पाठ और लिख लीजिएगा, फिर पाठ का नाम लिख लीजिएगा, निंदा पर निंदा। ठीक है, फिर उसके बाद एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ लिख करके शब्द अर्थ लिख लीजिएगा, और उसके बाद जो आगे एक्सरसाइज में आपको अभ्यास कार्य में लिखना रहेगा कॉपी में, उसको हम बता देंगे। बाकी आइए अभ्यास देखते हैं। ये देखिए गद्यांश दिया गया है। तो उनकी बैठक किस प्रकार की थी। परनिंदा भवन। रंगे हाथों कौन पकड़े गए, भाईजान। उनका उद्देश्य क्या था, किसी का भी दिल न दुखाना। बुराई करने का मजा तो पीठ पीछे ही है। देखिए और पहले पूछो तो बच्चों देखो इसमें कोई चीज़ दिया नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ की दृष्टि से, तो ये एक सेंटेंस है। अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि किस प्रकार के हैं, तो उसी में हमने भूगोल के पहले में विराम वाला ले लिया है। तो पहले में पूर्ण विराम, तीसरे में पूर्ण विराम, चौथे में विस्मयादि बोधक और पाँचवें में भी विराम। अब ये चौथा दूसरा वाला क्लियर नहीं हो रहा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर 5 होता तो हो जाता। अर्ध विराम भी अगर लिखें तो अर्ध विराम मचल हो जाएगा। तो ये हुआ। अब देखिए ये गृह कार्य है, तो लेकिन हम बता दे रहे हैं, इसको कॉपी में कर लीजिएगा, आप भी कॉपी में करना है। ठीक है, लेखक के अनुसार राजा और रंक में कहाँ भेद नहीं होता, खेल में। निंदा का आनंद कब मिलता है, में होता है। ठीक है, यहाँ देखिए पेज नंबर 30 पर हो गया। तो प्रतिज्ञा किसने ली, लेखक के पड़ोसी ने ली। बस ये हो गया, पाठ के आधार पर लेखक के पड़ोसी ने ली थी। और चौथा, पड़ोसी की पत्नी क्रोधित क्यों थी। लेखक पड़ोसी की पत्नी क्रोधित इसलिए थी क्योंकि सार्वजनिक रूप से ये हो गया आंसर 4 है ना, ये चौथा हो गया। अब देखिए फिर ये पैरा दिया हुआ है और इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए देखिए, किसकी बुरी आदत थी, लेखक के पड़ोसी की ना बुरी आदत थी। लेखक की पड़ोसी की बुरी आदत थी। पड़ोसी ने मजाक में किसके बारे में कुछ कर दिया था, सास के बारे में। जहाँ किसके वहाँ सास के लिखे, उसके बाद पूरा क्वेश्चन टाट देना है।
लेखक पड़ोसी के घर क्यों नहीं जाना चाहता? इसलिए क्योंकि इसलिए नहीं जाना चाहिए, इसलिए और उसके बाद क्योंकि लेखक पड़ोसी के घर, ध्यान से सुनिएगा इसको कैसे लिखना है। लेखक पड़ोसी के घर इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि यह उनके घर का निजी मामला था। अब देखिए चौथा, सामान किसने और क्यों पैक कर लिया था? सामान पड़ोसी की पत्नी ने मायके जाने के लिए पैक कर लिया था। लेखक ने पड़ोसी की पत्नी, पड़ोसी थे ना जी, पड़ोसी की पत्नी ने मायके जाने के लिए पैक कर लिया था। ये हो गया। अब देखिए ये छठा, इसको बच्चों इसको कॉपी में लिखना, इसको मत कीजिएगा, इसको भी कॉपी में कर लीजिएगा, इसको भी करना पड़ेगा। देखिए बच्चों ये प्रश्न है पहला और ये दूसरा। चलो दोनों, पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है हम बुक में लगवा दे रहे हैं। यहाँ पर टिक देखिए, पहला ये हो जाएगा। पहले इतना लिख लीजिएगा आप लोग, पड़ोसी ने कवियों का अभिनंदन करना शुरू किया, यहाँ से लेके यहाँ तक सबकी निंदा की, जमकर सबकी निंदा की। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो पड़ोसी चतुर्थी, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा। दोनों ही, ये तो उसमें पैरा वाले में है और यहाँ का है। तीसरा क्वेश्चन, लेखक अपने पड़ोसी के साथ कहाँ गया था? कवि सम्मेलन। लेखक अपने पड़ोसी के साथ कवि सम्मेलन में गया था बस। और चौथा क्या, कबीरदास जी ने निंदक को कहाँ बसाने की बात कही है? कबीरदास जी ने निंदक को अपने आंगन में बसाने की बात की है। ये हो गया, ठीक है। अब आज से स्पष्ट करने वाला रहने दीजिए। ये देखिए भाषा पर आधारित प्रश्न, यहाँ ये उचित विभक्ति चिन्ह भरना है। तो देखिए पर, ने, के, ने अधिकरण कर्ता संबंध करता करता है, इसका ये भेद भी बता दिया हमने, कारक चिन्ह का नाम, ठीक है, भेद, और ये कारक चिन्ह भर दिया है। और ये हमने यहाँ सेंटेंस में काट के कर दिया, आप लोग इसको यहाँ पर कर लीजिएगा। देखिए क्या है, दादाजी घर पर नहीं, तो घर में नहीं है, यहाँ पर की जगह में मैं पढ़ने को आया, तो को की जगह के लिए, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। वह पढ़ने में उबता नहीं, वो पढ़ने से उबता नहीं, यहाँ से लिख दीजिएगा। शर्मा जी का लड़की, तो शर्मा जी की लड़की से आने होगी, की कर दीजिएगा। मैं 10 तारीख के लिए गांव जा रहा हूँ, मैं 10 दिन के लिए, मैं 10 तारीख को गांव जा रहा हूँ, के लिए काट दीजिएगा। क्रेन में भारी सामान उठाया, क्रेन से भारी सामान उठाए जाते हैं। तो इसको फिर सेंटेंस आप लोग लिख लीजिएगा। इस प्रकार ये आपका पार्ट 4 पूरा हुआ।